पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 7 दोस्तों के साथ जो भी भूतिया घटना हो रही थी उसके चलते उनमें से 2 दोस्तों की मौत हो जाती है। बट पिछले पार्ट के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि उनमें से एक बंदा यानी कि करण जिंदा है। अब आगे तो ये जानने के बाद कि करण जिंदा है ये लोग थोड़ी सी चैन की राहत लेते हैं। बट अरुण एंड अंकुश के बुरे सपने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे ही अरुण एक रात सो रहा था एंड रात के 1 बजे उससे एक बुरा सपना आता है जिस सपने में वो सो रहा होता है। यस, सपने के अंदर ही वो सो रहा होता है एंड सपने में उसकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही वो आसपास देखता है तो उसे पूरी तरह अंधेरा दिखता है। उसे अपने रूममेट्स भी नहीं दिखते हैं, बस पूरी तरह अंधेरा एंड एक रोशनी आ रही होती है दरवाजे की तरफ से। एंड जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे आधी कटी हुई लाश पड़ी हुई दिखती है जिसका खून पूरे फ्लोर पर फैला हुआ है। ये देखने के बाद उसकी बुरी तरह से फट जाती है। अरुण बहुत बुरी तरह से डर जाता है एंड बहुत जोर से चिल्ला उठता है सपने के अंदर। एंड उस चिल्लाने की वजह से उसकी रियल लाइफ में भी आँख खुल जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आसपास देखते तो उसे अपने सारे रूममेट्स सोए हुए दिखते हैं। एंड जो अरुण होता है वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ होता है एंड उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी होती है। इस बुरे सपने की वजह से वो उठ जाता है और पानी पीने जाता है। कम से कम आधे से 1 घंटे तक वो सो ही नहीं पाता है। थोड़ा घूमता है, गैलरी में जाता है, थोड़ी देर बाद उसे फिर से नींद आ जाती है। बट इस बार जब उसे नींद लगती है तो वो वही सपना उसी जगह से कंटिन्यू करता है जहाँ से वो उठा था। यस, वो अपना सपना कंटिन्यू करता है जहाँ पे उसने उस कटी हुई बॉडी को देखा था। एंड जब वो फिर से उस बॉडी को देखता है तो वो इस बार फिर से चिल्लाने लगता है। बट इस बार उसे खुद की भी आवाज़ नहीं आती। ऐसा लगता है कि वो म्यूट हो चुका है और अपने आप ही चिल्ला रहा है। इस बार अरुण की नींद खुलती है बट चिल्लाने की वजह से नहीं, बल्कि उसके माथे पे एक खून की बूंद गिरती है जिसकी वजह से उसकी रियल लाइफ में आँख खुल जाती है। एंड जब वो अपने ऊपर देखता है तो उसे साक्षी की आधी कटी हुई लाश लटकी हुई दिखती है, जो देख के वो इतनी बुरी तरह से डर जाता है कि वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। एंड उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद उसके सारे रूममेट्स भी जाग जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या है भाई, क्या हुआ क्या हुआ। लाइट्स ऑन करते हैं, सब लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। बट इस बुरे सपने की वजह से अब वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता। उसके रूममेट उसे बोलते हैं कि भाई सो जा, बहुत देर हो चुकी है, तूने बुरा सपना देखा होगा। बट अरुण को पता था कि जब वो नींद से उठा वो सपना नहीं था। पूरी रात ना सो के अगले दिन वो अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में वो किसी को अपने सपने के बारे में नहीं बताता, एज इफ ये बुरे सपने उसे आ ही रहे थे। सो वो अपना मुंह बंद रखता है। और कोइंसिडेंटली साक्षी भी उस दिन कॉलेज नहीं आई होती। सो ये देख के अरुण को थोड़ा रिलीफ मिलता है, एज इफ वो घर होगी तो सेफ होगी, उसे कुछ नहीं होगा। अरुण अपनी कॉलेज को नॉर्मली अटेंड करता है होगी और वही दूसरी तरफ साक्षी अपने घर होती है जिसकी तबीयत खराब हो गई होती है। साक्षी के पेरेंट्स साक्षी के छोटे भाई के स्कूल में गए हुए होते हैं बिकॉज उसके स्कूल में फंक्शन होता है। 3-4 घंटे के लिए वो उसके छोटे भाई के स्कूल जाते हैं एंड साक्षी ऑल अलोन घर पे अकेली होती है बिकॉज उसकी तबीयत खराब होती है तो आराम कर रही होती है। एंड जब साक्षी के घर वाले घर आते हैं तब उन्हें दरवाजे के नीचे से खून आते हुए दिखता है। एंड जब वो दरवाजा खोलते हैं तब उन्हें दिखता है कि साक्षी की आधी कटी हुई लाश पंखे से लटकी हुई है एंड पूरे फर्श पे खून ही खून है। ये देखने के बाद साक्षी के घर में पूरी तरह से केओस मच जाता है। बहुत बुरी तरह से रोते हैं और सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी आधी कटी हुई लाश को कोई कैसे फांसी पे लगा सकता है। दूसरी तरफ अरुण अपनी कॉलेज करके अपने रूम पे जाता है एंड ऐसे ही नॉर्मली साक्षी को कॉल करता है बिकॉज उसे साक्षी के हाल पूछने होते हैं कि भाई तेरी तबीयत कैसी है। एंड जब वो साक्षी को कॉल, तब पहली बार तो साक्षी का फ़ोन कोई उठाता नहीं है, बट जब वो बार बार ट्राई करता है तो साक्षी की माँ कॉल उठाती है एंड साक्षी की माँ बहुत रो रही है। वो अरुण को बस इतना बताती है कि साक्षी की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद 5 से 10 सेकंड तक अरुण शॉक में रहता है और कुछ नहीं बोलता। बट वो साक्षी की माँ को पूछता है कि साक्षी की मौत कैसे हुई। साक्षी की माँ वो बताने के लिए हेजिटेट करती है बिकॉज उसकी बेटी की मौत इतनी बुरी तरह से हुई होती है कि उसे बताने नहीं आता। सो साक्षी की माँ उसकी डेथ कैसे हुई ये ना बताते हुए फ़ोन काट देती है। अरुण फिर से उसकी मम्मी को 2-3 बार कॉल करता है एंड उसकी माँ जब कॉल उठाती है तब वो धीरे धीरे बताने लगती है कि साक्षी की मौत ऐसे हुई है। उसकी लाश आधी कटी हुई है, कमर के ऊपर का भाग उसका पंखे पे लटका हुआ है एंड नीचे की बॉडी दरवाजे में पड़ी हुई थी और फर्श पे पूरी तरह से खून ही खून था। ये सुनने के बाद
अब अरुण अपना आपा खो देता है और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो साक्षी की माँ को सारी चीज़ें बता देगा जो उनके साथ अब तक हुई है। एंड वो साक्षी की माँ को ये भी बताता है कि ये सेम सपना उसे पिछली रात आया था कि साक्षी के साथ ऐसा हुआ था। साक्षी की माँ अरुण पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उल्टा वो उस पर डाउट लेने लगती है कि इन्हीं लड़कों में से किसी ने साक्षी के साथ ये किया होगा। एंड वो डिसाइड करते हैं कि इन पे केस करेंगे। अब दूसरी तरफ अरुण बाकी बचे सारे दोस्तों को गैदर करता है और उन्हें ये सब चीज़ें बताता है। ये सब होने के बाद अब अरुण अपनी हिम्मत हार चुका था, तो वो डिसाइड करता है कि सभी के घर पे वो ये सब चीज़ें बताएगा। एंड पहले तो वो अपने घर बताता है कि ये सब चीज़ें उनके साथ हुई है, उसके बाद वो समीक्षा के घर बताता है एंड आखिर में अंकुश के घर बताता है। और जैसे कि आप लोग सोच ही सकते हो कि इन बच्चों की बातों पर कौन ही भरोसा करेगा। सो अरुण एंड समीक्षा के घर वाले इस बात को इग्नोर करते हैं। साक्षी के घर वाले तो उल्टा इन पे ही केस करने वाले होते, बट जो अंकुश होता है उसके घर वाले इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। हाँ, मतलब इनमें से सिर्फ अंकुश का ही घर ऐसा था जो इन बातों को सीरियसली लेता है। एंड ये सुनने के बाद पहले तो उसे एक थप्पड़ लगाते हैं कि वो बिना बताए ट्रिप पे गया। दूसरा थप्पड़ लगाते हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो उन लोगों को कुछ नहीं बताया। आखिर 2 बच्चों की जान जा चुकी है और फिर भी इन लोगों का मुंह बंद था। अंकुश के घर वाले अरुण, अंकुश और वो लोग मिलके अपने गांव के ही एक पंडित के पास जाते हैं और उस पंडित को वो अपने हाल बताते हैं। पंडित जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बस वो इतना बता सकते हैं कि ये एक तरह से रिचुअल है और इस रिचुअल की पूरी डिटेल्स उन्हें तो नहीं पता, बट वो उन्हें एक अघोरी का एड्रेस देते हैं और बताते हैं कि इनके पास जाओ, ये अघोरी आपको पूरी गाइडेंस देंगे। अब वो उनसे अघोरी का एड्रेस लेते हैं और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर एक शमशान दिखता है जहाँ पे वो अघोरी रहता था। वो उस शमशान में जाते हैं एंड उस अघोरी के घर जाते हैं। उस अघोरी का घर शमशान के बीच था। उसके घर के आसपास बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो देख के इन्हें क्रीपी तो लगता है बट इन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है। सो ये उस अघोरी के पास चले जाते हैं। उस अघोरी के पास जाने के बाद ये उस अघोरी को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनके साथ अब तक क्या हुआ और 2 बच्चों की जान जा चुकी है। सब सुनने के बाद अघोरी बस एक शब्द बोलता है, रिचुअल। वो अघोरी उनको बताता है कि इन बच्चों के ऊपर रिचुअल किया गया है एंड इस रिचुअल के थ्रू इनके ऊपर 2 चीज़ें लगाई गई है, एक तो छलावा और दूसरी है एक इविल स्पिरिट। छलावा जो है वो इन बच्चों को गुमराह कर रहा है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं दे रहा, इनके दिमाग के साथ खेल रहा है। और जो इविल स्पिरिट है वो इन बच्चों को मारने का काम कर रही है। एंड आगे वो अघोरी बताता है इस रिचुअल के बारे में। वो बताता है कि ये रिचुअल 6 लोगों की बलि लेता है एंड ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है किसी भी एक मरते हुए इंसान को जिंदा करने के लिए या फिर जो मर रहा होता है उसे बचाने के लिए। 6 लोगों की स्पिरिट आप लोग शैतान को चढ़ाओगे और वो शैतान उन 6 स्पिरिट के बदले में एक इंसान की जान बचाएगा। एंड वो अघोरी ये भी बता देता है कि ये रिचुअल आप ही के ग्रुप में से किसी एक लड़की ने किया है। एंड वो उस रिचुअल के बारे में कुछ चीज़ें और भी बताते हैं, जैसे कि जिसने ये रिचुअल किया होगा उसने आप बच्चों की वुडू डॉल्स बनाई होगी, जो कि बनी होगी या तो आपके बाल के सैंपल से या फिर आपके खून के सैंपल से। एंड उसे हमेशा ही ये वुडू डॉल्स अपने साथ रखनी होगी ताकि वो आप लोगों पे छलावा लगा सके और इविल स्पिरिट आपके ऊपर ही रहे। एंड देन अघोरी उन्हें इस रिचुअल से मुक्ति पाने का भी तरीका बताता है। एंड आगे वो बताते हैं कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उस लड़की ने आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 10 से 15 फीट यानी कि आपके घर के 15 से 10 फीट की दूरी पर एक खोपड़ी गाड़ी हुई होगी जो कि ज़मीन के 1 फीट नीचे होगी एंड उस खोपड़ी में क्रॉस शेप में कीले होंगी। आप लोगों को वो वुडू डॉल्स एंड वो खोपड़ियाँ मुझे लाके देनी है। अलॉन्ग विद जितनी रिचुअल परफॉर्म किया है उसे एक स्टार वाले सर्कल में खड़े कर उसकी गर्दन में एक सुई चुभोनी है जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक जाएगी और वो सुई, वो खोपड़ियाँ और वो वुडू डॉल्स आपको मुझे लाके देनी है, वो भी मिडनाइट के पहले, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को जला सकूं और आप लोगों को इस रिचुअल से छुटकारा दिला सकूं। अघोरी की बात सुनने के बाद अरुण एंड अंकुश का शक सीधा जाता है मानसी के ऊपर, बिकॉज ये जितना भी कियोस हुआ है
उस सारे कियोस्क में हर किसी की फटी हुई है, इवन साक्षी एंड समीक्षा की भी। बस एक ऐसा पर्सन है जिसे इन सारी चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहा है, ना ही वो डर रहा है, वो नॉर्मली इन चीज़ों को ले रहा है। और वो अकेला बंदा है मानसी। हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच मानसी ही एक ऐसी लड़की थी जो पूरी तरह से काम थी, जैसे कि उसके लिए ये सब नॉर्मल है। तो ये लोग प्लान करते हैं अगले दिन कि ये मानसी की बैग चेक करेंगे। एज अवोरिनी ने बताया था कि जिस इंसान ने इनके ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया है उसे इन लोगों की वुडू डॉल अपने साथ हमेशा रखनी है। सो अगले दिन कॉलेज में समीक्षा मानसी को लेके वॉशरूम चली जाती है। एंड मीन टाइम में अंकुश एंड अरुण उसकी बैग को चेक करते हैं और उन्हें दिखता है उन 6 की 6 दोस्तों की वुडू डॉल्स जो बनाई गई थी उनके हेयर से या फिर उनके ब्लड सैंपल से। ये देखने के बाद उनका शक पक्का हो जाता है कि जो भी इंसान रिचुअल परफॉर्म कर रहा है वो मानसी ही है। अब वो उन वुडू डॉल्स एंड वो सब जो चीज़ें थी मानसी के बैग में उसका एक एक फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लेते हैं और वो सारी चीज़ें फिर से मानसी के बैग में रख देते हैं और मानसी की बैग जहाँ थी वहीं पे जैसे कि वैसे रख देते हैं। एज उन्हें ये पता नहीं चलने देना था मानसी को कि इन लोगों को पता है कि मानसी इन पे रिचुअल्स कर रही है। तो जब वो लोग वो सब देख लेते हैं एंड कंफर्म कर लेते हैं कि मानसी ही वही लड़की है जो इन पे रिचुअल कर रही है। सो जब इनका ब्रेक होता है तब मानसी बाहर गई हुई होती है। तब ये तीनों अरुण, अंकुश एंड समीक्षा प्लान करते हैं कि ये लोग आज ही मानसी को अपने रूम पे लेके जाएंगे और इसके गर्दन में नेल चुभोकर वो वुडू डॉल और वो सारी खोपड़ियाँ हम अघोरी के पास लेके जाएंगे। सो ये लोग प्लान करते हैं कि मानसी को ये समीक्षा के रूम पे बुलाएंगे एज कुछ बात करने के लिए। बट उससे पहले वो लोग शाम को घर जाते हैं और अपने जितने भी रूम पार्टनर है उनके साथ मिलके वो अपने घर के कम से कम 15 मीटर के दायरे में 1 फुट नीचे खोदते हैं। और टू बी सरप्राइज्ड उन्हें सच्ची में खोपड़ियाँ मिलती हैं। उन्हें 4 खोपड़ियाँ मिलती है। एक खोपड़ी जो पीजी में होती है लड़कों के लिए और उसी पीजी के दूसरी तरफ उन्हें एक और खोपड़ी मिलती है लड़कियों के लिए। एंड जो बाकी 2 खोपड़ियाँ मिलती है वो मिलती है अंकुश एंड शुभम के घर के आसपास। अब उनके पास होती है खोपड़ियों के बाद उन्हें कलेक्ट करनी होती है वो 6 वुडू डॉल्स और मानसी की नेक का एक सैंपल। तो शाम के वक्त ये सब लोग मानसी को रूम पे बुलाते हैं। तो जब मानसी शाम को इनके रूम पे आने वाली होती है, मानसी के आने के पहले ही ये लोग रूम में एक स्टार वाला सर्कल बना लेते हैं जिसके अंदर वो मानसी को खड़ा करेंगे और उसकी गर्दन में एक नेल चुभोएंगे। तो जब मानसी रूम में एंटर करती है समीक्षा उसके सर पे एक रॉड मारती है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस होने लगती है। वैसे ही अरुण एंड अंकुश उसे पकड़कर उस सर्कल के अंदर लाते हैं और पीछे से समीक्षा उसके गर्दन में वो नेल चुभो देती है जो काफ़ी अंदर तक जाती है एंड उस नेल पर मानसी का खून भी लग जाता है। एंड जब मानसी अनकॉन्शियस होकर वहीं पे गिर जाती है अरुण मानसी की बैग लेता है जिसमें कि वो वुडू डॉल्स थी एंड जो भी खोपड़ियाँ इन लोगों ने कलेक्ट की थी अलॉन्ग विद मानसी की गर्दन में डाली हुई वो नेल, ये सब लेके वो तुरंत ही उस अघोरी बाबा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के 9 बजे तक वो उन अघोरी बाबा तक पहुंच जाते हैं और वो सारी चीज़ें यानी कि वो खोपड़ियाँ, वो वुडू डॉल्स एंड मानसी की गर्दन में चुभी हुई नेल, ये सब वो उन अघोरी को देते हैं। वो अघोरी कुछ चैंटिंग्स करते हैं और उन सारी चीज़ों को अग्नि में भस्म कर देते हैं। भस्म करने के बाद अब वो बोलते हैं कि आप लोग इस रिचुअल से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। ये सुनने के बाद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। एंड अगले दिन जब वो करण के घर कॉल करते हैं तब उनकी करण से बात होती है एंड करण भी बोलता है कि अब उसे अच्छा फील हो रहा है। करण के घर वालों से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कल रात सा एक्टिव होने लगा है, यानी कि वो बात करता है, घूमता है, अच्छी तरह से खाना खा रहा है। एंड बात करें अगर मानसी की तो मानसी अगले दिन से ना तो कॉलेज में दिखी और ना ही वो अपने घर दिखी। हाँ, उसने कॉलेज छोड़ दी थी और जहाँ वो रह रही थी वो जगह भी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। उसने घर खाली कर दिया था। तो अगर आप लोग पूछोगे कि मानसी ने इन लोगों पे रिचुअल क्यों किया, तो असल में मानसी का छोटा भाई जो था वो मौत के बहुत करीब था एंड उसकी जान बचाने के लिए मानसी ने इन 6 के 6 लोगों पर रिचुअल किया ताकि वो इन 6 बंदों की आत्मा जो है वो शैतान को दे सके और शैतान से अपने भाई की जान ले सके। एंड जो आखिरी मिस्ट्री है कि करण गाड़ी में से कैसे गायब हुआ था, तो असल में करण गाड़ी में से गायब नहीं हुआ था। करण एग्ज़ाम के बाद ही यानी कि जिस दिन उनका फाइनल पेपर हुआ
उसी दिन शाम को अपने घर चला गया था। एंड ये बात उसने सिर्फ मानसी को बताई थी, बिकॉज मानसी एंड करण एक ही ब्लॉक में थे एग्ज़ाम के वक्त। सो वो मानसी को बता के अपने घर निकल जाता है, बाकी किसी को वो कुछ नहीं बताता। एंड अगर आप लोग पूछोगे कि इन लोगों के साथ जो करण था वो कौन था, तो वो असल में करण नहीं था, वो करण का छलावा था। मानसी ने क्रिएट किया था इन लोगों के लिए। तो करण इनके साथ था, वो असल में करण नहीं था बल्कि करण का छलावा था जो कि मानसी ने बनाया था। एंड बिकॉज करण घर जा चुका था तो उस पे इस रिचुअल का कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, एज इफ वो बहुत दूर था। बट ये पांचों बंदे बहुत ही करीब होने की वजह से इन पर उसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो ये हॉरर कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।